अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड है जी वो एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड का एक पेयर होता है जी बॉडी में, अबव ईच अबव अ किडनी कहता है। दोनों किडनीज के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है। डायग्राम में भी आप लोग देख रहे हैं जिस तरह किडनी के दो पोर्शन होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पोर्शन होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर पोर्शन होता है उसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पोर्शन होता है वो एड्रीनल मेडोला होता है। हम पहले एड्रीनल मेडोला को पढ़ेंगे। एड्रीनल मेडोला दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। एड्रीनालिन का दूसरा नेम एपिनेफ्रीन है और नॉर एड्रीनालिन का दूसरा नेम नॉर एपिनेफ्रीन है। एड्रीनालिन या एपिनेफ्रीन ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है और नॉर एड्रीनालिन ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है यानी नैरो करता है। बाहरी तौर पर तो ये लगता है कि दोनों के इफेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन वो कहते हैं इनका इफेक्ट साइनर्जेटिक है। साइनर्जेटिक का मतलब है एक मकसद के लिए, और वो मकसद क्या है? जो मकसद है एमरजेंसी, यानी एक ब्लड वेसल को डायलेट करता है, दूसरा कंस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि बॉडी को एमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करना है। कैसे? क्योंकि बेटा एपिनेफ्रीन जब ब्लड वेसल डायलेट करता है तो वो डिलेट करता है ब्रेन और मसल्स में जहाँ ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब अगर ब्लड आप ज़्यादा देना चाह रहे हैं एमरजेंसी में, आपकी बॉडी में ब्लड ज़्यादा तो नहीं होगा, टोटल ब्लड तो उतना ही रहेगा। तो अगर आप किसी पार्ट को जैसे ब्रेन और मसल्स को ब्लड ज़्यादा देना चाह रहे हैं तो किसी पार्ट को ब्लड कम भी तो करना पड़ेगा। तो कम करने का काम कौन करता है जी? नॉर एपिनेफ्रीन। और वो कम कहाँ पर करता है? ब्लड वेसल को नैरो कहाँ पर करता है? गट रीजन में। कहता है इसी वजह से कहा जाता है कि ये रेनफोर्स करता है, स्ट्रॉन्ग करता है सिंपैथेटिक सिस्टम को। और कहता है देखा गया है कि अगर रैट में से एड्रीनल मेडोला रिमूव हो जाए तो एमरजेंसी को सर्वाइव नहीं करता। एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पोर्शन है और कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जैसे कार्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिकोस्टेरॉन और एंड्रोजिन। कार्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोज का लेवल बरकरार रखता है। एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड और मिनरल्स का लेवल बरकरार रखता है जैसे सोडियम। कार्टिकोस्टेरॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों है और एंड्रोजिन सेकेंडरी मेल कैरेक्टर डेवलप करवाता है। कहता है कार्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करवाता है। कैसे इंक्रीज करवाता है जी? प्रोटीन और लिपिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और रोकता है किसको? इंसुलिन को। एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और सोडियम का लेवल इंक्रीज करवाता है। असेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ फैलने में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, ये दोनों का लेवल बरकरार रखता है और एंड्रोजिन मेल के अंदर सेकेंडरी मेल कैरेक्टर डेवलप करवाता है। कहता है अगर अब हम देखें कि इनकी डेफिशिएंसीज या एक्सेस हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो एक डिजीज़ है जी एडिसन्स डिजीज़, जिसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और कार्टिकल हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मसल सही काम नहीं करते क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, एनर्जी नहीं है। और कहता है बोन्स का एक्शन भी खत्म हो जाता है क्योंकि जब मसल काम नहीं करेंगे तो बोन काम नहीं करेगी। काम ना करने की दो रीज़न है, एक तो ग्लूकोज ना होने से एटीपी नहीं होगा, दूसरा कैल्शियम नहीं होगी तो ब्रिज नहीं बनेंगे, और सोडियम नहीं होगा तो नर्व इम्पल्स नहीं कंडक्ट होगी। कशिंग डिजीज़ में ये जो कॉर्टिकल हार्मोन है ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं, एक्सेस रिलीज़ हो जाते हैं और इनको कहा जाता है कि ग्लूकोज और सोडियम का लेवल इंक्रीज़ करवाओ। और ग्लूकोज और सोडियम का लेवल इंक्रीज़ करवाने के लिए फिर ये मसल और बोन्स की ब्रेक डाउन स्टार्ट करवा देते हैं। इसी तरीके से कहता है एंड्रोजिन, कहता है अगर एंड्रोजिन के अगर ट्यूमर आ जाए ना एड्रीनल कॉर्टेक्स पर तो एंड्रोजिन फीमेल के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और फीमेल के अंदर भी सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जैसे चेहरे पर बालों का आना या आवाज़ में भारीपन होना। कहता है गट हार्मोन्स दो हैं। बेटा कहता है हमारे पास गट हार्मोन्स दो हैं। वो दो गट हार्मोन्स कौन से हैं? एक गैस्ट्रीन है और एक सेक्रेटीन है। गैस्ट्रीन रिलीज़ होता है, कहता है जी फ्रॉम स्टमक वाल, पाइलोरिक स्टमक वाल से रिलीज़ होता है और स्टमक वाल्स के ब्लड के ज़रिए स्टमक वाल के अंदर जाता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाकर गैस्ट्रिक ग्लैंड को कहता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करो, ठीक है। गैस्ट्रीन स्टमक वॉल यानी स्टमक के निचले हिस्से पाइलोरिक रीजन से रिलीज़ होता है, ब्लड के ज़रिए स्टमक के अंदर वाली वॉल्स में जाता है और वहाँ जाकर गैस्ट्रीन का गैस्ट्रिक जूस को कहता है कि बेसिक गैस्ट्रिक ग्लैंड को कहता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करो। जबकि सेक्रेटीन जो है वो रिलीज़ होता है ड्यूडिनम की लाइनिंग से और जाता है तीन जगह पर, लिवर, पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास। लिवर के पास जाकर कहता है जी बाइल रिलीज़ करो, पैंक्रियाज के पास जाकर कहता है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करो और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास कहता है भी अब गैस्ट्रिक जूस मजीद रिलीज़ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फूड नीचे आ चुकी है और अब ऊपर गैस्ट्रिक जूस की ज़रूरत नहीं है। गुनेड्स के हार्मोन देख लें तो गुनेड्स दो होते हैं, ओवरीज और टेस्टिस। फीमेल के अंदर जो गुनेड है वो ओवरीज है, मेल के अंदर जो गुनेड्स है वो टेस्टिस हैं। कहता है ओवरी जो है वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है? ओवरी हार्मोन प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन दो जगह से रिलीज़ होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरी, ओवरी की दीवारों से, एंड डेवलपिंग फॉलिकल, और वो फॉलिकल जो पका हुआ होता है वो इसे रिलीज़ करता है। अब इसके काम क्या होते हैं? इसका काम होता है सबसे पहले सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टर डेवलप करवाना, ठीक है। सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टर यानी फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टर डेवलप करवाना, यूट्रस की दीवारों को मजबूत करना ताकि वहाँ पर बच्चे को इम्प्लांट किया जा सके। इसके अलावा कहता है जी
ये प्रोटीनिशियस मटेरियल सेक्रीट करवाता है। इसके बल्कि इससे पहले एक और फंक्शन देख ले। एक तो ये यूट्रस की दीवारों को थिक करता है, और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब यूट्रस वॉल टूट जाती हैं तो उनकी रिपेयरिंग भी करवाता है। इसके अलावा ये प्रोटीनिशियस मटेरियल सेक्रीट करवाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, ताकि बच्चे को फीड करवाया जा सके। और कहता है ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करो ताकि ओवुलेशन हो, फॉलिकल में से एग रिलीज हो सके। कहता है अगर एक मैच्योर वुमेन में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फीमेल स्टीराइल हो जाती है, और अगर यंग फीमेल में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी बॉडी फीमेल लाइक डेवलप ही नहीं होती। प्रोजेस्टेरॉन को देखें तो कहता है ये रिलीज़ होता है फॉलिकल से, जब फॉलिकल कार्पस लूटियम में चेंज हो जाता है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है। इसका काम क्या होता है? एक तो यूट्रस की दीवारों को थिक करता है, एग को मेंटेन करता है, और एफएसएच को रिलीज़ नहीं होने देता मजीद, क्योंकि एक एग ऑलरेडी बन चुका होता है, तो ये मजीद एफएसएच को रिलीज़ नहीं होने देता, इसीलिए ये बर्थ कंट्रोल पिल का भी पार्ट होता है। टेस्टिस के बारे में देखें तो कहता है टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब्स होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और उनके दरमियान सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ये वहाँ से रिलीज़ होता है। टेस्टिस का जो हार्मोन रिलीज़ करता है, कहता है जिसका नेम है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ड्यूरिंग गेस्टेशन एज, जब एक मेल बेबी इनसाइड द मदर होता है तो टेस्टोस्टेरोन उसके सेक्स ऑर्गन डेवलप करवाता है। जब वो प्यूबरिटी पर आता है तो सेक्स आफ्टर बिफोर प्यूबरिटी यानी 18 ईयर से पहले उसके सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है, और आफ्टर प्यूबरिटी यानी प्यूबरिटी के बाद उसके अंदर 18 ईयर के बाद एट प्यूबरिटी यानी ग्रोइंग एज के बाद एट प्यूबरिटी उसके अंदर क्या कराता है जी? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, सेकेंडरी मेल करेक्टर डेवलप करवाता है, जैसे बियर्ड ग्रोथ और कोर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ में भारीपन आना, और इसके अलावा उसके अंदर सेक्स ड्राइव क्रिएट करता है। अगर इसका लेवल कम हो तो कास्ट्रेड मेल्स पैदा होते हैं जिनकी बॉडी फीमेल लाइक होती है। कहता है फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? जब किसी प्रोसेस को उसी की आउटपुट कंट्रोल करे, तो इस चीज़ को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। कहता है जी फीडबैक मैकेनिज्म दो किस्म का होता है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, हमारी बॉडी में 95% फीडबैक नेगेटिव होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो गया, मेटाबॉलिज्म लो हो गया क्योंकि थायरॉक्सिन कम था, फ़ौरन हाइपोथैलेमस को पता चलेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बताएगा, पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज़ करेगी, टीएसएच थायराइड ग्लैंड के पास आएगा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज़ करेगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये इंक्रीज़ एनर्जी लेवल आगे पैगाम भेजता है कि बस भाई एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, अब मज़ीद नहीं करवाना है। जब किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट ये कहे कि अब इसको मज़ीद नहीं चलना चाहिए, तो इस चीज़ को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कंपैरिजन करें तो दोनों सिस्टम ही केमिकल रिलीज़ करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन रिलीज़ करता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। दोनों केमिकल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में यानी सेल से बाहर रिलीज़ करते हैं। दोनों कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं, राब्ते के निज़ाम को बरकरार रखते हैं, और दोनों होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, और दोनों अपनी इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज को यानी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं। अगर हम इनमें डिफरेंस देख लें तो पहला आ जाता है मेन यूनिट का। नर्वस कोऑर्डिनेशन में मेन यूनिट होता है न्यूरॉन और उसके स्पोर्टिव सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि प्रोटेक्शन और नरिशमेंट देते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में सेक्रेटरी सेल्स या ग्लैंड सेल्स मेन यूनिट होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में पैगाम कंडक्ट होता है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कंडक्ट होता है हार्मोन्स की फॉर्म में। कहता है जी अगर हम इसके केमिकल्स के बारे में देखें तो कहता है ये अपने केमिकल्स रिलीज़ करता है नियर द टारगेट सेल। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलाइन बिल्कुल साइनेप्स पे रिलीज़ होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स काफ़ी दूर रिलीज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एडीएच पोस्टीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और नेफ्रॉन पर, किडनी के नेफ्रॉन्स पर जाकर एक्ट करता है। कहता है क्योंकि ये करीबी जो रिलीज़ हुए थे, टारगेट सेल के करीबी रिलीज़ हुए थे, तो डायरेक्ट टारगेट पर पहुँचते हैं जाके, जबकि जो हार्मोन्स है वो पूरे ब्लड में घूमते हैं और फिर कुछ सेल्स उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। कहता है क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत जल्दी वाले कामों को कंट्रोल करता है तो इसके केमिकल लेस स्टेबल होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के जो केमिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और सालों साल चल सकते हैं। नर्वस तेज़ काम करता है, नर्व इम्पल्स की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड या मैक्सिमम स्पीड 120 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होता है, दिनों का, महीनों का या ईयर्स का काम होता है। कहता है नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट ज़रूर है लेकिन इसका असर थोड़ी देर के लिए होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो ज़रूर है लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। चैप्टर का लास्ट हाफ आ जाता है बिहेवियर, द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू पार्टिकुलर स्टिमुलाई। जब आप किसी खास चीज़ को, खास स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं तो इस चीज़ को हम बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, और कहता है जी बिहेवियर दो किस्म का होता है, इनेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर। इनेट बिहेवियर होता है जो विरासत में तय है, जो आपको विरासत में मिला हुआ है कि आपने ऐसा ही करना है, और लर्निंग बिहेवियर वो होता है जो इंसान टाइम के साथ साथ सीखता है। इनेट बिहेवियर की हमारे पास दो टाइप है, ओरिएंटेशन और इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस। ओरिएंटेशन में फर्दर दो टाइप आ जाती हैं, काइनेसिस और टैक्सिस। ओरिएंटेशन का मतलब होता है ऐसा विरासती बिहेवियर जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। काइनेसिस क्या होती है? दीज आर रैंडम मूवमेंट टू रीच अ पार्टिकुलर स्टिमुलाई। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इंसेक्ट को ये पता है कि मैंने लाइट की तरफ, ह्यूमिडिटी की तरफ या नमी की तरफ जाना है, ये तो उसे पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये चीज़ मुझे मिलेगी कहाँ। अगर आप अपने किसी खास स्टिमुलाई की तरफ
रैंडमली मूव करके जाते हैं तो इस चीज़ को काइनेसिस कहते हैं। जिस तरह पिल बग नमी फाइंड करती है भागम भाग गेम में। और टैक्सिस का मतलब होता है आपको पता होता है कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए और ये भी पता होता है कि ये चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, इस चीज़ को टैक्सिस कहते हैं। दीज आर द डायरेक्टेड मूवमेंट एदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम पार्टिकुलर स्टिमुलाई, फॉर एग्जाम्पल क्ले मोडोमनास और यूग्लिना को पता होता है फ़ौरन कि लाइट कहाँ से आ रही है, वो एग्जैक्ट उसी तरह मूव करते हैं। इंस्टिंक्ट्स और रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि जो जज्बात वगैरह जो होते हैं जो विरासत में मिलते हैं, जैसे बायोलॉजिकल रिथम्स, जागना उठना बैठना, ये वाली रिथम्स। कोर्टशिप के आपने अपने पार्टनर्स को मीटिंग के लिए एग्री कैसे करना है, मीटिंग फर्टिलाइजेशन कैसे करनी है, एग्रेसिवनेस गुस्सा दूसरे मेंबर्स की तरफ। एल्टोरिज्म सेल्फलेस एक्ट, यानी खुदगर्जी वाला एक्ट नहीं होता इसमें, जैसे माँ बाप खुदगर्ज कभी भी नहीं होते, उन्हें पता होता है कि हमारे औलाद ने हमारे लिए कुछ नहीं करना लेकिन फिर भी उनकी देखभाल करते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर, अपने इलाके की हिफाजत करना। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और आपस में एक फैमिली की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करके रहना। कहता है इंस्टिंक्ट्स और लर्निंग में अगर हम देखें तो कहता है इनेट बिहेवियर की बात सबसे पहले एक साइंसदान ने की थी, डार्विन। उसने कहा था जैसे जैसे जानदारों के करेक्टर इवॉल्व होते हैं ना, साथ साथ बिहेवियर भी इवॉल्व होता है। बायो की वो ब्रांच जो बिहेवियर को स्टडी करती है उसे एथोलॉजी कहते हैं, और साइंसदान को कहते हैं जी एथोलॉजिस्ट। ठीक है बेटा, जिस तरह मूवी आने से पहले उसका ट्रेलर आता है, कई दफ़ा स्टिमुलाई खुद नहीं आता बल्कि पहले अपनी एक निशानी भेजता है। जिस तरह एक फ़िश है 3 स्पाइंड स्टिकल बैक फ़िश, इसके मेल को ना अगर ब्रीडिंग सीजन में इस मेल की एक फिश है 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश जिसकी कमर पे 3 स्पाइन होते हैं, इस फिश के मेल को अगर ब्रीडिंग सीजन में इसके इलाके में कोई दूसरा मेल आएगा तो ये फ़ौरन एग्रेसिव हो जाता है। अब साइंसदानों को ये बात नहीं पता चल रही थी कि अभी मेल तो दूसरा मेल तो बहुत दूर होता है, इसी इतनी दूर से पता कैसे चल जाता है कि जो दूसरा मेंबर आ रहा है वो मेल ही है। तो फिर साइंसदानों को पता चला कि मेल की बैली के पे ना एक रेड कलर का निशान होता है जो इसके बाद में इसके माइंड में ये बात डाल देता है कि मेल आ रहा है। तो जब भी रेड कलर आएगा ना तो इसे ये साइन होगा कि अब मेल आने वाला है, यानी मेल स्टिमुलाई है, लेकिन मेल के आने से पहले रेड कलर का निशान ये शो कर देता है कि आपकी टेरिटरी में दूसरा मेल आ रहा है। तो यहाँ पर रेड कलर जो है वो साइंस स्टिमुलाई के तौर पर काम कर रहा है। कहता है जी देखे ना, जब आप रेड कलर को देखेगा ये स्टिकल बैक फिश तो इसके जहन में कुछ ना कुछ गुस्सा क्रिएट होगा। वो गुस्सा ना गुस्सा किसी मेथड के तहत क्रिएट होता है ना, तो वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से कोई जानदार साइंस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है उसे कहते हैं जी इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। कहता है एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि किस तरीके से ये इनेट बिहेवियर पाया जाता है। जैसे कहता है कीड़ा है ड्रिगर वेस्प, उसके मेंबर्स क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं, सबसे पहले वो कहता है बाहर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं, उस नेस्ट में आके अंडे देते हैं। और कहता है शिकार करके लाते हैं कैटरपिलर और शिकार को अंडों के पास रख देते हैं, अपने नेस्ट को बंद करते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, उसके ऑफस्प्रिंग, अंडों में से ऑफस्प्रिंग निकलते हैं, उनकी मदर ऑलरेडी मरी हुई है, वो उस नेस्ट को ब्रेक करते हैं, खुराक खाते हैं और बाहर जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर उसी तरीके से अगली नस्ल के लिए खुराक ला के रख देते हैं और खुद मर जाते हैं, और ये पैटर्न चलता रहता है। ये है जी हमारे पास इनेट बिहेवियर।